जय हिंद। यू ट्यूशन सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th के जो यूनिट 4 है, चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 एंड 12 इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो बिना किसी देर किए हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है। तो इसका आंसर जानने से पहले आप लोगों को जानकारी रखना चाहिए कि तापमान और वायु दाब के आधार पर वायुमंडल को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल, इसके ऊपर समताप मंडल, बीच वाले भाग को मध्य मंडल, इसके ऊपर वाले भाग को बाह्य मंडल और सबसे बाहरी भाग को बहिर्मंडल कहा जाता है। अगर इसकी ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, समताप मंडल की औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर, मध्य मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर, बाह्य मंडल की 400 किलोमीटर और 400 किलोमीटर के बाद जो है उसे बहिर्मंडल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल तथा ताप मंडल। ताप मंडल बाह्य मंडल वाले भाग में ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की परतों में कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों को परावर्तित कर देती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए अत्यंत सुविधाजनक दशाएं रखती है। तो अत्यंत सुविधाजनक दशाएं जो है समताप मंडल में रहता है, ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक ठंड होती है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में स्थिर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा नंबर, वायुमंडल में किस गैस का सर्वाधिक भाग है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक भाग नाइट्रोजन का होता है, जो कि लगभग 71.2% होता है। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर, क्षोभ मंडल में वायु की गति का क्या कारण है। तो वायु की गति का कारण वायु दाब होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इस पृथ्वी पर 2 तरह के वायु दाब पाए जाते हैं, निम्न वायु दाब तथा उच्च वायु दाब। ये वायु दाब की पेटियों को आपको जो है जानकारी रखना है, जो कि आपको हमारे ऑफलाइन क्लास में समझाया भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां नंबर, क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिकतम कहाँ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। क्षोभ मंडल की जो सबसे अधिकतम ऊंचाई होती है वो होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, मतलब विषुवत रेखा के क्षेत्र में। ये इसकी जो अधिकतम ऊंचाई होती है ये होती है 18 किलोमीटर, जबकि ध्रुवीय क्षेत्र में इसकी अधिकतम ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो लगभग 26 किलोमीटर हो जाता है। 26 मीटर को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 13 किलोमीटर क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर, वायुमंडल के सबसे निचले स्तर का क्या नाम है। तो अभी ही मैंने बताया सबसे निचले स्तर को जो है हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की गति से ह्रास होता है। तो परिवर्तन मंडल में ही 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से ह्रास होता है। और अगर यदि हम मीटर से अगर इसकी तुलना करेंगे तो लगभग 165 मीटर ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान कमी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तन मंडल। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, वायुमंडल में समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच स्थित सीमांत स्तर को क्या कहा जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच वाले भाग को क्षोभ सीमा कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको ट्रोपोपाज कहेंगे। समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच वाली सीमा को समताप सीमा कहेंगे, इसको अंग्रेजी में स्ट्रेटोपाज कहते हैं। मध्य मंडल और बाह्य मंडल के बीच वाले भाग को मध्य सीमा कहते हैं, अंग्रेजी में इसे मेसोपाज कहा जाता है। जबकि बाह्य मंडल और बहिर्मंडल के बीच वाले भाग को ताप सीमा कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे थर्मोपॉज कहा जाता है। तो यहाँ समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच वाले भाग को पूछा गया है, तो समताप सीमा होगा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्ट्रेटोपाज कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेटोपाज। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर, ओजोन परत किस मंडल में अवस्थित है। तो ओजोन मंडल जो अवस्थित होता है ये हमारे समताप मंडल में उपस्थित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडलीय परत पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? तो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण जो है समताप मंडल में स्थित ओजोन मंडल वो करती है, जो कि मैंने अभी अभी इससे पहले 11 नंबर क्वेश्चन में ही बताया था। इसका आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, आयन मंडल के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो यह रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है, यह गैसें आयनिक रूप में होती हैं, यह वातावरण की ठंडी परत है, यह मध्य मंडल और ताप मंडल के मध्य आरोपित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह मध्य मंडल और ताप मंडल के मध्य अध्यारोपित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो नगण्य हो जाती है, जबकि 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर कार्बन डाइऑक्साइड नगण्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, पृथ्वी पर कौन सा कारक सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो सूर्य ताप को जो प्रभावित नहीं करता है ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, भूमिगत जल। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कटिबंध सर्वाधिक मात्रा में सूर्य ताप प्राप्त करता है? तो 17 नंबर क्वेश्चन उष्ण कटिबंध, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंध में सबसे अधिक सूर्यताप होता है, जो कि मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर, सूर्य से संचालित ऊर्जा कौन सी है? तो इसका आसान सा आंसर हो जाएगा सूर्यताप, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, अन्य कारकों के समान रहने पर पृथ्वी के द्वारा सूर्यताप की प्राप्ति अधिकतम कब होती है? ऑप्शन है 3 जनवरी को, 3 मई को, 4 अगस्त को, 4 जुलाई को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3 जनवरी को हो जाएगा। सबसे अधिक सूर्यताप प्राप्त किया जाता है, जिसको हम लोग उपसौर भी कहा जाता है। इसको अपसौर जो होता है लगभग 4 जुलाई को होता है, जबकि उपसौर 3 जनवरी को होता है, और इसी दिन सूर्य के सबसे नजदीक पृथ्वी आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां नंबर, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया था इसका आंसर। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य भाग को जो है उष्ण कटिबंध कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, तापमान की प्रतिलोमता क्या है? तापमान की प्रतिलोमता का मतलब तापमान का उल्टा। तो ऑप्शन है ऊंचाई के साथ तापक्रम का ह्रास, अक्षांश के साथ ताप करने की कमी, ऑप्शन नंबर सी ऊंचाई के साथ तापक्रम की वृद्धि, एक समान तापक्रम। तो जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई के साथ तापक्रम की वृद्धि होती है, एक्चुअली में हम लोग क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान में कमी होती है, जबकि तापमान की प्रतिलोमता मतलब ऊंचाई के साथ तापक्रम में जब वृद्धि होती है तो इसको हम लोग कहेंगे तापमान में वृद्धि, प्रतिलोमता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई के साथ तापक्रम की वृद्धि। 21 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22वां नंबर, सर्वाधिक एल्बिडो कहाँ होता है? तो सर्वाधिक एल्बिडो जो होता है ये हिमाच्छादित धरातल में होता है। सबसे ज़्यादा जो सूर्य से आने वाली सूर्यताप की किरणें हैं ये बर्फ से टकरा करके वापस चले जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्न में से किन शहरों में दिन ज़्यादा लंबा होता है? ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, चंडीगढ़, नागपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबी तरंग दैर्ध्य वाली स्थलीय विकिरण से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु के तत्वों में सम्मिलित नहीं है? तो जलवायु के तत्व से संबंधित आपको जो है याद रखना है कि वायुदाब हो गया, तापक्रम हो गया, इसके अलावा एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई हो गया, अक्षांश हो गया,
ये सब कुछ बातें हैं और भी हैं, जैसे ओशियन करंट मतलब महासागरीय धाराएं हैं जो कि जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल प्रवाह जो है ये किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल प्रवाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, सागर तल पर वातावरण द्वारा कितना दबाव डाला जाता है? तो सागर तल पर जो दबाव डाला जाता है ये 1013.25 मिलीबार जो है दबाव डाला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 1013.25 मिलीबार। इसके अलावा अगर यदि हम बात करेंगे तो इसमें आपको इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी याद रखने हैं, जैसे क्षोभ मंडल की ऊंचाई के साथ वायुदाब जो है घटता है, और इसका जो ह्रास दर होता है ये जैसे ही हम लोग 10 मीटर की ऊंचाई ऊपर जाते हैं 1 मिलीबार इसका जो दबाव है वो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, फेरल का नियम किससे संबंधित है? तो फेरल का जो नियम है ये वायु संचार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, निम्नलिखित में कौन पवन की दिशा संबंधी सिद्धांत नहीं है? तो पवन से संबंधित सिद्धांत, जेट स्ट्रीम का जो सिद्धांत है ये पवन से संबंधित सिद्धांत नहीं है, या जेट स्ट्रीम का सिद्धांत ये मानसून के सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, विभिन्न गुणों वाली वायु राशियों के मध्य की संपर्क रेखा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाताग्र कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, मानसून, ध्रुवीय पवनें। तो मानसून पवनें जो है सिर्फ और सिर्फ दक्षिण पश्चिम एशिया में ये चलती हैं, जो कि ये अस्थायी पवन नहीं है, इसलिए मानसून इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कोरियोलिस बल प्रभाव का कारण नहीं है? ऑप्शन है इसका ए में केवल अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना, केवल सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन एवं परिभ्रमण। ऑप्शन नंबर डी है ताप एवं दाब प्रवणता। तो कोरियोलिस बल जो है पृथ्वी के घूर्णन एवं परिभ्रमण के कारण उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, डोलड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित होता है। तो डोलड्रम जो होता है ये विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में अक्षांश में स्थित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 डिग्री उत्तरी एवं 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ सामान्यतया अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र मतलब ITCZ इंट्रा ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल जोन पाया जाता है? तो ITCZ जो ये क्षेत्र पाया जाता है ये भूमध्य रेखा के पास पाया जाता है, मतलब विषुवत रेखा के पास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, यदि धरातल पर वायु दाब 1000 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दाब कितना होगा? तो अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 10 मीटर अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो 1 मिलीबार कम हो जाता है। तो 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, और 1000 मीटर में लगभग 100 मिलीबार दबाव कम हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 900 मिलीबार। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी? तो उत्तरी गोलार्ध की बात कहा है, तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के चलने के विपरीत होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के चलने के अनुरूप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइबेरिया का मैदानी भाग जो कि रूस में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है ये है ऑप्शन नंबर ए, जलवाष्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है?
मतलब पानी जो है द्रव है उसको गैस में बदल जाता है, तो वो तो आसान है, इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है? तो इसको हम लोग संतृप्त हवा कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, जबकि अगर दिया गया तापमान अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत में, आर्द्रता के जो प्रतिशत है उसको सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बादल पक्षाभ होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका निर्माण छोटे छोटे हिमकणों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा स्तरी। 42 नंबर क्वेश्चन है, कोपेन के ए प्रकार की जलवायु के लिए निम्न में से कौन सी दशा अहरक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42 नंबर का सभी आंसर हो जाएगा इस सभी महीनों में उच्च वर्षा, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जाता है। तो कोपेन महोदय ने जो अपना जो सिद्धांत दिया था, ये सिद्धांत अपने अनुभव के आधार पर दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुभविक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44वां नंबर। भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो कोपेन के अनुसार जो है भारत का जो जलवायु है ये एएम मतलब मानसूनी प्रकार के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एएम। कोपेन का जो जलवायु का वर्गीकरण है इसको आपको याद रखना है, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, मैंने इसे डिटेल्स में ऑफलाइन क्लास में भी बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना गया है? तो सबसे जो गर्म का साल है ये 1998 को माना गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर क्वेश्चन है, नीचे लिखे गए 4 जलवायु के समूहों में से कौन आर्द्र दशाओं को प्रदर्शित करता है? तो आर्द्र दशाओं को जो प्रदर्शित करता है बी प्रकार की जो जलवायु है उसको छोड़कर ए, सी, डी और ई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ऑप्शन नंबर बी है विकिरण ऊर्जा ताप ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ऑप्शन नंबर सी है विकिरण ऊर्जा जैव ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ऑप्शन नंबर डी है विकिरण ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा गर्म हो जाता है? तो सूर्य के द्वारा जो वायु, नहीं ये नहीं होगा इसका आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा जैव पदार्थ का जलना, मतलब जैव पदार्थ के जलने से जो हानिकारक गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, इस प्रकार का जो निष्कासन होती है जिसके वजह से वायुमंडल धीरे धीरे गर्म हो रही है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैव पदार्थ का जलना। अगला क्वेश्चन सेकेंड लास्ट है। अटलांटिक महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? तो अटलांटिक महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ ही आपको और भी याद रखना है, जैसे चक्रवात जो है हिंद महासागर में जो आते हैं उसको चक्रवात कहा जाता है, जबकि अटलांटिक महासागर वाले को हरिकेन कहा जाता है। टाइफून कहा जाता है, दक्षिण चीन सागर में जो चक्रवात आते हैं उसको टाइफून कहा जाता है, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आने वाले तूफान को विली विलीज के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको साथ में याद रखने हैं। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है हमारा
50वां नंबर, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के लिए उपयुक्त दशा निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षैतिज पवनों की गति। क्षैतिज पवन ना हो करके ये तीन जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ये तीनों का तीनों है, जबकि डी में अगर ऊर्ध्वाधर पवनों की गति होता तब ये सभी हो जाता, जबकि इसका आंसर इसमें क्षैतिज पवनों की गति दिया हुआ है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ये क्षैतिज पवनों की गति नहीं होती है, होती है ऊर्ध्वाधर पवनों की गति। इस वीडियोज का अंतिम क्वेश्चन। धन्यवाद।